कभी सोचा है कि एक गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है, या हमारा अपना शरीर? इसमें मतलब हजारों अलग अलग हिस्से होते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दिल, दिमाग, फेफड़े, कोई भी अकेले काम नहीं कर सकता। बिल्कुल, सब इंटरकनेक्टेड है। हाँ, और अगर एक भी हिस्सा गड़बड़ हो जाए तो पूरी मशीन ही ठप पड़ जाती है। सही बात है। आज हम इसी चश्मे से भारतीय प्रशासन को देखने वाले हैं। क्या ये एक शानदार मॉडर्न इंजन की तरह काम करता है, जहां सारे पुर्जे मिलकर एक लक्ष्य के लिए दौड़ते हैं? या फिर ये एक ऐसी पुरानी मशीन है जिसके कुछ हिस्से तो आज भी जंग खाए हुए हैं और बाकी सिस्टम से कट कर चलते हैं। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। हमारे हाथ जो विश्लेषण लगा है वो इसी की बात करता है। इसे सिस्टम्स अप्रोच या सिस्टम दृष्टिकोण कहते हैं। सिस्टम्स अप्रोच। हाँ, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूरी मशीन की तरह देखो। एक ऐसी मशीन जिसके सारे पुर्जे एक दूसरे पर असर डालते हैं और जिसे लगातार बाहरी दुनिया से यानी आम नागरिकों से तालमेल बिठाकर चलना पड़ता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और इसी से आज की हमारी बातचीत का रास्ता तय होता है। हम देखेंगे कि ये भारतीय प्रशासनिक मशीन कब एक खुले दरवाजे वाले मॉडर्न सिस्टम की तरह काम करती है, जो सुनती है, सीखती है और खुद को बदलती है। और फिर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये मशीन कब बंद दरवाजे के पीछे काम करती है, जहां ना कोई बाहर की आवाज आती है और ना ही अंदर से कोई बदलाव की गुंजाइश दिखती है। तो चलिए पहले अच्छे वाले हिस्से से शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये ओपन सिस्टम या खुला सिस्टम होता क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो बाहरी दुनिया से कटकर नहीं रहता। वो लगातार फीडबैक लेता है, सीखता है और खुद को बेहतर बनाता है। और इसका सबसे पहला और जरूरी सिद्धांत ये है कि सिस्टम के सभी हिस्से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अलग थलग काम नहीं कर सकते। हाँ, और इसका एक ऐसा उदाहरण है जो सुनने में तो सरकारी योजना लगता है, लेकिन असल में उसकी सोच में कुछ क्रांतिकारी है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। क्रांतिकारी इसलिए क्योंकि ये दशकों पुरानी एक बहुत बड़ी समस्या पर चोट करता है, जिसे हम साइलो में काम करना कहते हैं। साइलो मतलब हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी दुनिया में है। बिल्कुल, मतलब रेलवे मंत्रालय अपना काम कर रहा है, उसे नहीं पता कि सड़क मंत्रालय बगल में क्या कर रहा है। हाँ, और फिर सड़क मंत्रालय ने सड़क बना दी, फिर कुछ महीने बाद टेलीकॉम वाले आए और उसे केबल बिछाने के लिए खोद दिया। हाँ, बिल्कुल यही होता है। गति शक्ति ने यही किया कि रेलवे और सड़क जैसे 16 मंत्रालयों को एक ही डिजिटल नक्शे पर ले आया। अच्छा। अब जब कोई नई सड़क या रेलवे लाइन बननी होती है तो सबको एक ही जगह दिखता है कि कहाँ से गैस पाइपलाइन जा रही है, कहाँ बिजली के तार हैं और कहाँ जंगल है। मतलब पहली बार सारे मंत्रालय एक ही गूगल मैप्स पर काम कर रहे हैं। एक तरह से हाँ। ये तो सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन सोचकर देखिए कि इससे देश का कितना पैसा और समय बचता होगा। बहुत ज्यादा। ये सिस्टम की तरह काम करने का बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन ये तो हुई सिस्टम के अंदर की बात। ये खुला सिस्टम बाहर की दुनिया यानी हम जैसे आम नागरिकों से कैसे बात करता है? यहीं पर सिस्टम के कान और आवाज की भूमिका आती है। कान और आवाज। हाँ, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट 2005 इस सिस्टम के कान है। ये हमें यानी नागरिकों को सिस्टम के अंदर झांकने और सवाल पूछने का हक देता है। एक तरह से पारदर्शिता लाता है। हाँ, ये प्रशासन पर एक दबाव बनाता है कि वो पारदर्शी रहे, कुछ छिपाए नहीं। इसी तरह मनरेगा में होने वाले सोशल ऑडिट हैं, जहां गांव के लोग खुद बैठकर हिसाब किताब की जांच करते हैं। ये तो सीधा सिस्टम को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन आरटीआई को लेके काम शिकायत भी तो है। कानून तो बहुत अच्छा है, पर जानकारी निकलवाना आज भी टेढ़ी खीर है। हाँ, ये बात सही है। कई बार तो जवाब ही नहीं आता या गोलमोल जवाब देकर टाल दिया जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और यही सिस्टम अप्रोच हमें समझने में मदद करता है। कैसे? देखिए, एक कानून बनाना यानी सिस्टम का एक पुर्जा डिजाइन कर देना, लेकिन अगर बाकी पुर्जे जैसे कि उसे लागू करने वाले अधिकारी या जानकारी देने का कल्चर साथ नहीं देंगे तो वो एक पुर्जा अकेले मशीन को नहीं चला सकता। एग्जैक्टली। फिर भी इन कानूनों का होना बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में एक और अच्छा उदाहरण है CPGRM, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली। हाँ, यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां कोई भी नागरिक सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह सिस्टम के लिए एक सीधा फीडबैक लूप है। अगर एक ही इलाके से पानी की 100 शिकायतें आ रही हैं, तो सिस्टम को पता चल जाता है कि कहां गड़बड़ है और उसे ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, इस विश्लेषण में एक शब्द है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, नेगेटिव एंट्रोपी। हाँ, सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है,
लेकिन इसका प्रशासन से क्या लेना देना है? हाँ, बिल्कुल। एंट्रोपी का सीधा सा मतलब होता है किसी भी सिस्टम में बिखराव या अव्यवस्था की अ, एक प्राकृतिक प्रवृत्ति। मतलब हर सिस्टम समय के साथ बिखरता है। हाँ, नेगेटिव एंट्रोपी का मतलब है उस बिखराव को रोकने की कोशिश करना, सिस्टम को एक साथ जोड़े रखना। अच्छा। भारतीय प्रशासन में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जैम ट्रिनिटी, यानी जन धन, आधार और मोबाइल। जैम ट्रिनिटी? पहले सरकार सब्सिडी भेजती थी, लेकिन वो असली लाभार्थी तक पहुंचने से पहले ही बीच में लीक हो जाती थी। सिस्टम में भारी एंट्रोपी यानी बिखराव था। हाँ, लीकेज की समस्या। जैम ने इन तीनों को जोड़कर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पैसा भेजना शुरू किया। तकनीक का इस्तेमाल करके उस बिखराव को रोका गया। यानी सिस्टम में जो छेद थे उन्हें तकनीक से भर दिया गया। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है डायनामिक इक्विलिब्रियम का। मतलब कोई बड़ा झटका लगने के बाद सिस्टम का संभल कर वापस संतुलन में आना। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। हाँ, जब बिपरजॉय जैसा कोई बड़ा चक्रवात आता है तो वो पूरे तटीय इलाके के सिस्टम को हिलाकर रख देता है। लेकिन इस कानून की वजह से हमारे पास एक ढांचा है, एनडीआरएफ की टीमें हैं, एक पूरी प्रक्रिया है कि कैसे लोगों को सुरक्षित निकालना है, राहत पहुंचानी है और फिर से जिंदगी को पटरी पर लाना है। ये सिस्टम को पूरी तरह ढहने से बचाता है और उसे एक नए संतुलन तक ले आता है। यही चीज अर्थव्यवस्था में भी दिखती होगी। हाँ, बिल्कुल। जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई रेपो रेट को एडजस्ट करता है ताकि बाजार में स्थिरता बनी रहे। ये बाहरी झटकों के जवाब में खुद को एडजस्ट करने की काबिलियत है। तो कुल मिलाकर जब सिस्टम सीखने को तैयार हो, अपने अलग अलग हिस्सों को साथ लेकर चले, बाहर से फीडबैक ले और नई चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढाले, तो नतीजे अच्छे दिखते हैं। हाँ, मिशन कर्मयोगी जो नौकरशाही को नियमों की किताब से निकालकर काम की भूमिका पर फोकस करने के लिए बना है। या फिर जीएसटी काउंसिल, जहां केंद्र और राज्य मिलकर टैक्स पर फैसले लेते हैं, ये सब इसी ओपन सिस्टम सोच के अच्छे उदाहरण हैं। ये सब तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, एक आदर्श स्थिति। लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों का अनुभव हमेशा इतना शानदार नहीं होता। ये तो है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे किसी दीवार से बात कर रहे हैं। यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू आता है, क्लोज्ड सिस्टम का। एक ऐसा सिस्टम जो अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखता है। हाँ। और इस बंद सिस्टम का सबसे बड़ा लक्षण है गोपनीयता और जानकारी छिपाने की संस्कृति। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास आरटीआई है और दूसरी तरफ हमारे पास ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 है, जो अंग्रेजों के जमाने का कानून है और आज भी इस्तेमाल हो सकता है जानकारी को दबाने के लिए। हाँ, रद्द होने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ही देख लीजिए, जहां यह पता लगाना लगभग नामुमकिन था कि किस पार्टी को किसने चंदा दिया। ये सब एक ऐसे सिस्टम के लक्षण हैं जो बाहर की नजर से खुद को बचाना चाहता है। ये तो एक गहरा विरोधाभास है। एक लोकतंत्र को तो स्वभाव से ही खुला होना चाहिए, लेकिन क्या ये गोपनीयता हमेशा गलत होती है? मेरा मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों में तो इसकी जरूरत पड़ती होगी। जरूर पड़ती है। कोई भी देश अपने सैन्य रणनीति को पब्लिक नहीं कर सकता। सवाल नियत का है। क्या गोपनीयता का इस्तेमाल देश की सुरक्षा के लिए हो रहा है या सिस्टम की नाकामियों को छिपाने के लिए? पॉइंट है। जब पारदर्शिता की जगह गोपनीयता एक नियम बन जाती है तो वो नागरिकों और सिस्टम के बीच भरोसे को खत्म कर देती है। और इस बंद सिस्टम की दूसरी बड़ी वजह क्या है? हमारे प्रशासन का कठोर ढांचा, जिसे स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। अरे ये फाइल कल्चर तो हम सबने झेला है। एक छोटे से काम के लिए फाइल 10 टेबलों से गुजरती है और हर टेबल पर एक नई रुकावट खड़ी हो जाती है। हाँ, ऐसा लगता है कि सिस्टम के हिस्से एक दूसरे की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि नियमों में उलझाकर काम को रोकने के लिए बने हैं। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि जब सरकार में बाहर से यानी प्राइवेट सेक्टर से विशेषज्ञों को लाने के लिए लैटरल एंट्री की बात होती है तो सिस्टम के अंदर से इतना विरोध होता है। हाँ, ये एक दिलचस्प मुद्दा है। क्या ये विरोध सिर्फ इसलिए है कि अंदर बैठे लोग अपनी जगह और प्रमोशन को बचाना चाहते हैं, या इसके पीछे कोई जायज तर्क भी है? क्या सच में बाहरी एक्सपर्ट सरकारी सिस्टम की जटिलताओं, मतलब जमीनी हकीकत को नहीं समझ पाते? मेरे ख्याल से दोनों ही बातें अपनी जगह सही है। कुछ विरोध निश्चित रूप से अपने हितों की रक्षा के लिए होता है। एक बंद सिस्टम हमेशा बाहर से आने वाली किसी भी नए तत्व को खतरे की तरह देखता है। ये तो स्वाभाविक है। लेकिन ये तर्क भी अपनी जगह वजन रखता है कि सरकारी काम सिर्फ एफिशिएंसी का खेल नहीं है। उसमें सामाजिक न्याय, नियम कानून और राजनीतिक मजबूरियों की भी समझ होनी चाहिए, जो शायद एक कॉर्पोरेट एक्सपर्ट के पास तुरंत ना हो। सही बात। लेकिन मुद्दा यह है कि एक ओपन सिस्टम इस बहस से डरता नहीं,
वो रास्ते निकालता। एक क्लोज सिस्टम दरवाजा ही बंद कर देता है। और जब सिस्टम इतना बंद हो जाता है, बाहर की दुनिया से सीखना बंद कर देता है, तो उसका अंजाम क्या होता है? शायद वो बिखरने लगता है। यहीं पर पॉजिटिव एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आता है, जो नेगेटिव एंट्रोपी का ठीक उल्टा है। हाँ, पॉजिटिव एंट्रोपी मतलब सिस्टम का बिखराव। इसका क्लासिक उदाहरण है BSNL और MTNL। कम से कम उनके हालिया पुनरुद्धार पैकेज से पहले। हाँ बिल्कुल, 90 के दशक में ये टेलीकॉम के बादशाह थे। लेकिन जब बाजार खुला, नई तकनीक आई, प्राइवेट कंपनी आई, तो ये खुद को तेजी से बदल नहीं पाए। वो अपने ही पुराने ढर्रे और सरकारी कल्चर में फंसे रह गए। बिल्कुल। नतीजा, बाजार के हिसाब से वे अप्रासंगिक हो गए और बिखरने लगे, जबकि निजी कंपनियां रॉकेट की तरह आगे निकल गईं। ये तब होता है जब सिस्टम अपने बाहरी वातावरण से सीखना बंद कर देता है। हाँ, और ये सिर्फ कंपनियों के साथ नहीं होता। जब सिस्टम अपने सबसे बड़े हितधारकों यानी जनता की आवाज को नजरअंदाज करता है, तभी ऐसा ही होता होगा। बिल्कुल। 2020 के कृषि कानून इसका एक बहुत बड़ा और संवेदनशील उदाहरण है। उन पर यह आरोप लगा कि उन्हें किसानों, जो कि सिस्टम के सबसे अहम बाहरी हिस्से थे, उनसे पर्याप्त बातचीत और फीडबैक लिए बिना लागू करने की कोशिश की गई। और नतीजा हम सब ने देखा। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए और अंत में सरकार को कानून वापस लेने पड़े। ये इनपुट आउटपुट प्रक्रिया की एक बहुत बड़ी विफलता थी। सिस्टम ने जो आउटपुट दिया, उसे बाहरी वातावरण ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। एग्जैक्टली। और नियंत्रण की बात करें तो एक बंद सिस्टम को ये मुगालता भी होता है कि वो सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, सब कुछ उसकी भविष्यवाणी के हिसाब से चलेगा। शायद 2016 की नोटबंदी से बड़ा उदाहरण इसका कोई नहीं हो सकता। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इतने बड़े और जटिल देश की अर्थव्यवस्था एक मशीन की तरह नहीं है जिसके बटन आप दबा सकें। ये एक जीवित चीज की तरह है। बिल्कुल, जिसके करोड़ों हिस्से हैं जो अपने अपने तरीके से बर्ताव करते हैं। नोटबंदी ने दिखाया कि जब आप एक झटके में सिस्टम के एक बड़े हिस्से, मतलब 86% करेंसी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसके नतीजों का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन होता है। उसके बाद जो अफरा तफरी हुई, उसने नियंत्रण और भविष्यवाणी की धारणा को ही तोड़ दिया। हाँ, ये हमें एक जरूरी सबक सिखाता है कि सामाजिक सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और अंत में बात आती है जवाबदेही की। जब सिस्टम के हिस्से मिलकर काम नहीं करते और चीजें गलत हो जाती हैं, तो जिम्मेदारी किसकी होती है? यही सबसे बड़ा सवाल है। हमने साइलो की बात की थी। इसका एक गंभीर उदाहरण खुफिया एजेंसियों और स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय की कमी के रूप में देखा जाता है, जिसका जिक्र अक्सर आतंकी हमलों या सुरक्षा चूकों के बाद होता है। हाँ, हर एजेंसी के पास जानकारी का अपना साइलो होता है और वो पूरी तस्वीर बनाने के लिए जुड़ नहीं पाती। और जब कुछ गलत होता है तो जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। सरकारी ठेकेदार प्रोजेक्ट में देरी के लिए फोर्स मेजोर यानी अप्रत्याशित घटना का क्लॉज इस्तेमाल कर लेते हैं। अदालतों में 4 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिससे न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। ये सब एक ऐसे सिस्टम की निशानियां हैं जो नागरिक के प्रति जवाबदेह होने के बजाय एक बंद लूप में काम कर रहा है। तो आज की बातचीत के बाद मेरे दिमाग में एक तस्वीर बन रही है। भारतीय प्रशासन एक ऐसी मशीन है जिसके कुछ पुर्जे तो एकदम 21वीं सदी के हैं, डिजिटल हैं, कनेक्टेड हैं, जैसे PM गति शक्ति या जैम, लेकिन उसी मशीन के कई बड़े हिस्से अभी भी 19वीं सदी में अटके हुए हैं, जो फाइलों के बोझ तले दबे हैं और बाहर की हवा से डरते हैं। बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। ये सिस्टम दृष्टिकोण हमें इसी तनाव को समझने में मदद करता है। ये कोई फैसला नहीं सुनाता कि प्रशासन अच्छा है या बुरा। ये हमें एक लेंस देता है। हाँ, यह हमें एक लेंस देता है ये देखने के लिए कि एक आधुनिक सीखने वाले प्रशासन के आदर्श और एक कठोर बंद दरवाजे के पीछे काम करने वाली नौकरशाही की हकीकत के बीच लगातार एक खींचतान चल रही है। और असली चुनौती यही है कि प्रशासन के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों को इस बंद मॉडल से निकालकर खुले मॉडल की तरफ कैसे धकेला जाए। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस विश्लेषण में एक बात थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। क्या थी वो? वो ये कि प्रशासन के कई आउटपुट को मापना बहुत मुश्किल है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का समाज की सोच पर असल में कितना असर हुआ, इसे आप रुपयों या किलोमीटर में कैसे मापेंगी? ये तो नामुमकिन है। या नागरिकों का सिस्टम में भरोसा कितना बढ़ा या घटा, इसका कोई मीटर तो है नहीं। बिल्कुल। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है।
अगर किसी सिस्टम का सबसे जरूरी आउटपुट जैसे सामाजिक बदलाव, नागरिकों का भरोसा या न्याय का एहसास ठीक से मापा ही नहीं जा सकता, तो क्या हम कभी पूरी तरह से जान पाएंगे कि सिस्टम सच में काम कर रहा है या नहीं? या फिर हम हमेशा सिर्फ सड़कें और पुल गिनते रहेंगे और असली असर को अनदेखा कहते रहेंगे?